जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इसके कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद। नंबर्स में आप देखें मुनाफा 1.5% गिरा है, रेवेन्यू में 3.25% का ड्रॉप है, अबिड्डा भी गिरा है 1.25% और मार्जिन आप देखेंगे तो हल्का इंप्रूवमेंट होकर आप पे देखने को मिले 30 बेसिस पॉइंट के साथ 15.8% पर। लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली, क्योंकि नंबर्स आप देखेंगे, ये जो नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वार्टर बेसिस पर है, अच्छे नहीं है और 4% से ज़्यादा का ड्रॉप यहाँ पे दिख रहा है। तो जीएसपीएल में मैम ये 4% का जो ड्रॉप है, कोई एक्शन बनता है क्या स्टॉक में? जस्ट एक मिनट में चाहूंगी प्लीज, क्योंकि ये फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है। इट शुड बी शेयर्ड विद द मेंबर्स आल्सो, सो जस्ट अलाउ मी अ मिनट प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके। इट्स अ गुड, इस बीच अभी हाँ के लिए आप ठीक ठाक देखिए, है। आप देखिए कोई बात नहीं, मैं तब तक कुछ स्टॉक्स बताया हूँ। प्रीमियर जी यस। एनर्जीज नंबर्स आए हैं, नंबर्स हालांकि अच्छे आए हैं लेकिन स्टॉक कल ऑलरेडी चल चुका है। 3.5% के आसपास की कमजोरी यहाँ दिख रही है। 10 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है और स्टॉक आपको 716 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कल 7% से ज़्यादा का मूव था मिंडा कॉप में, आज 3% के आसपास की गिरावट यहाँ दिख रही है। जी एंटरटेनमेंट कल बाजार के दौरान नंबर्स आ गए थे, नंबर्स ठीक थे और स्टॉक आप देखिए लेकिन 3.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और जो रियल एस्टेट एज अ पैक की हम बात करते हैं ना लगातार कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में प्रेशर, आज देखिए फिर से मैक्रोटेक डेवलपर्स 928 रुपये का भाव है, डिसाइसिवली 950 रुपये के भी नीचे आ गया ये स्टॉक, आज भी करीब 2.25% के आसपास का इसमें फॉल देखने को मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से मिलेगा आपको ये, मैक्रोटेक डेवलपर्स। तो इसका ना थोड़ा आप चार्ट मुझे लंबा करके भी बताइएगा। MACROTECH मैक्रोटेक के नाम से देखिए, लोधा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। 2.25% के आसपास का ड्रॉप आपको यहाँ पे दिखेगा। कल DLF के बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं ना, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में फॉल है। हालांकि DLF के स्टॉक में करीब 0.5% के आसपास की फिलहाल आपको मजबूती देखने को मिल रही है जो नंबर्स आए हैं उसके बाद में। तो मैम एक बार ना मुझे आप ये मैक्रोटेक डेवलपर्स और ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपना जो 52 वीक लो है ना वो भी टच किया है। तो इन दोनों स्टॉक्स के बारे में मुझे ज़रा बताइए। ऑल राइट, मैक्रोटेक, गोदरेज एंड जीपीएल भी आपने लिया था। हाँ जी। राइट, ठीक है। सो हम लोग पहले एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज की कर लेते हैं जो कि 1615 के आसपास आ गया है। अगर हम इसको धीरे धीरे करना शुरू करें तो जी यहाँ से एक टर्न होने की तैयारी रही है। सो रही बात कि कहाँ से एग्जैक्ट बाय कहाँ से करें, तो उतना कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अगर एक रियल एस्टेट स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिसमें कि सच में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर सम कंपनी जो सिर्फ इंजीनियरिंग वर्क करती हैं, वो वाला रियल एस्टेट, दिस कंपनी हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर आप उस चीज को समझते हुए, सेक्टर मल्टीपल 25 के आसपास है और ये लगभग 31 के आसपास में है, तो फाइनेंशियल्स वगैरह को थोड़ा सा अगर हम देख के चीजों को, प्राइस को देखकर बात करें, तो मुझे ये आज 1560 के नीचे जाते हुए नहीं दिखता। अगर हम एक 1560 रुपए का लॉस मेंटेन करके चलें करंट प्राइस पर, जो कि 1618 का है, यहाँ से खरी का व्यू बना सकते हैं विद द टारगेट कि हमें यहाँ पर 1740 पहला टारगेट एंड लगभग 1825 रुपए का एक सेकंड टारगेट मिल सकता है। तो आज के लिए यहाँ से एक बॉटम बाइंग ट्रेड की पॉसिबिलिटीज ट्राई कर सकते हैं। सेकंड टारगेट अगर इसके सर्किट बाहर है तो फिर नेक्स्ट डे के लिए आप इसको ट्रेल कर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने जीएसपीएल दिया, राइट? जी 296 रुपए पर आ गया संदीप जी। एंड यहाँ से आज की डेट अगर हम देखें तो आई सिंपली मैं चाहूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा वॉच और करिए, डोंट जंप इन इमीडिएट। हर ग्रीन कैंडल को खरीदना जरूरी नहीं होता, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये स्टॉक आपको लग 270 और 75 की रेंज में जाएगा अगर आप थोड़ा सा और पेशेंट वेट कर ले तो। देन आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लो प्राइस पर अच्छी चीज को खरीदने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आप उसको होल्ड कर सकते हैं। सो विद दैट मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा करो जब तक कि 270-75 नहीं आता। रही टारगेट, वंस एंट्री गेट पर, एंट्री ट्रिगर होने के बाद 310 और 335 का टारगेट आप एक्सपेक्ट जरूर करते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है यहाँ पर 240 रुपए की एंट्री ट्रिगर होने के बाद। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने? लोधा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से जिसे हम जानते हैं। ओके, लोधा। लोधा 930 पर है। थोड़ा सा अगर हम रुक जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे एक अटेम्प्ट करना बनता है एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो एक अटेम्प्ट करना जरूर चाहिए।
रही बात क्योंकि जो जितना एक रेंज हम समझ रहे थे कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये रेंज लाइन के बाकी है, तो आज ये 0.2% ऑलरेडी झुका है। सो यहाँ पर 930 पर खरीद रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपए का ही स्टॉप लॉस हमको मेंटेन करना है, वेयर इन जो इसमें अपसाइड की पॉसिबिलिटीज बनेगी। यहाँ से भी 1000 रुपए का पहला टारगेट, लगभग 1100 रुपए का टारगेट अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। पता है मतलब काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में पिटाई हो रही है। लोधा डेवलपर्स तो काफ़ी हाई लेवल से करेक्ट हुआ है। ऐसा ही कुछ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा। डीएलएफ भी काफ़ी दिनों से शांत है। प्रेस्टीज, शोभा, इस पूरे स्पेस में पूर्वांकरा फॉर दैट मैटर, इसको भी आप ऐड कर लें तो सारे स्टॉक्स हाई लेवल से काफ़ी अच्छे करेक्ट हुए हैं। अब इनमें लग्जरी सेगमेंट में या फिर रेजिडेंशियल सेल्स में जो प्रॉब्लम है वो एक बड़ा फैक्टर है। प्लस रीट्स को जो अप्रूवल है, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी कुछ मूव्स आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये सही समय है जिसको अगर एक्यूमुलेट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका रियल एस्टेट को लेकर बुलिश व्यू है, या फिर अभी और रुकें, थोड़ा वेट कर लें? देखिए हमने जब हम रियल एस्टेट स्टॉक की बात कर रहे थे तो हमने रियल एस्टेट इंडेक्स की बात की थी, रियल एस्टेट इंडेक्स की, जो कि 1 मिनट वापस प्राइस आते हैं 800 था, 870 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वापस अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो यस सॉरी 778 सो नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने डिस्कशन आया है कि क्या यहाँ से बहुत ज्यादा डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी बचती है, नहीं, यहाँ से बस थोड़ा सा ही परसेंटेज आपको और डिक्लाइन मिल सकता है, बहुत ज्यादा गिरावट बाकी नहीं है। एंड दिस बजट कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो या तो लोन्स को लेकर के या हाउस बायर्स को लेकर के फिर से कुछ अनाउंसमेंट्स आए, वन थिंग। सेकेंडली जो जीएसटी का इम्पैक्ट है या फिर उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा चीज एक और जो है कि हो सकता है, अब कितना बढ़ेगा कितना नहीं हुआ मन कैसी, लेकिन कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन फिर से टैक्सेबल स्लैब की जो इनकम है वाली, जो टैक्स फ्री इनकम जो रहती है, उसमें शायद थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन 50,000 70,000 लाख जो भी है आ सकता है। तो उसका इम्पैक्ट हो सके कि हमको यहाँ पर मिले, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को चीजों को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट के अगले 2 क्वार्टर्स बेहतर हो सकते हैं। तो उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं अगर आप 2-3 क्वार्टर का व्यू लेकर के चले। तो फिलहाल के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्टिवली अगर आप करेंगे, लोधा आ गया, गोदरेज आ गया, तो आप इनमें एक एक्यूमुलेशन की कोशिश कर सकते हैं। आपने कहा टैक्सेशन को लेकर बजट में कुछ इस बार अनाउंसमेंट हो सकते हैं या फिर चेंजेस हो सकते हैं, और आपने क्या अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बार बजट में? क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं या उम्मीदें क्या हैं आपकी? मेरे बजट में डिफेंस तो देखिए सभी को पता है, मतलब जितनी ज्यादा टेंशन होगी, डिफेंस इज नथिंग टू बी डिस्कस अबाउट, डिफेंस तो बस में रह गई। बट आई कुड सी कि पर आपको एनर्जी एंड माइनिंग, ये 2 सेक्टर्स हैं जहां पर आपको फोकस बढ़ते हुए सकता है। तो उस लिहाज से अगर हम चाहें तो एनर्जी स्टॉक्स में, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते तो एनर्जी ईटीएफ्स में आप जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 2 ऐसे और सेक्टर्स हैं जहां पर फोकस जो है गवर्नमेंट का बढ़ सकता है। और जी वाला जो यू नो अभी के लिए देखिए, वैसे सबको मालूम ही है हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, इस डोमेस्टिक ओरिएंटेड मार्केट, डोमेस्टिक कंजप्शन बेस्ड है। इम्पोर्ट करते हैं ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट पर उतना डिपेंडेंसी हमारी जीडीपी की नहीं, इसीलिए इतने बड़े शॉकर्स में जेते हैं। सो बहुत लाइकली होगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा थोड़ा छोड़ना है, थोड़ा और उनको देना है। अब इसकी भरपाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स ला करके करेगी, जैसे फिस्कल डेफिसिट को करने के लिए, वो एक अलग टॉपिक है। बट कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंज्यूमर के हाथ में पैसा और ना है। इसी के चलते इंटरेस्ट लोन भी घटाए गए ताकि कंजप्शन की डिमांड बढ़े। इसी के चलते आपका जीएसटी को घटाया गया ताकि पैसा थोड़ा सा लोगों को मिले। तो ये सारी चीजें रहेंगी। एक बड़ा अच्छा हो जाए, होगा नहीं वैसे, कि अगर जो डीजल पेट्रोल पर जो खर्चे जो कॉस्ट है, अगर उसको कम कर दिया जाए, उस पर अगर रेवेन्यू दी है गवर्नमेंट, अगर उसको कम कर दिया जाए, तो बहुत लोगों के हाथ में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट 5-10% का अमाउंट जो है आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जहां पर मुझे लगता है कि फिलहाल कंज्यूमर के हाथ में पैसा पहुंचाने की कोशिश होगी। तो उसकी वजह से जो भी आपकी जो ड्यूरेबल स्टॉक्स है वो चलने के लिए होंगे कोशिश। और जो आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वहां पर थोड़ा सा बूस्ट देखने को मिलेगा। ये और थोड़े से आपका पैसा आता है तो इंसान थोड़ा सा फ्री होकर घूम फिरने की कोशिश करता है। तो इंडियन होटल्स, इस तरह के स्टॉक्स जो से चल सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार टूरिज्म के ऊपर और डिफेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रह सकता है। इसी तरह से इंफ्रा या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इसको लेकर भी कोई ऐलान होने की उम्मीद है?
क्योंकि जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात तो हमने देख ली ऑलरेडी, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि कुछ टैक्स को लेकर मूव्स आ सकते हैं। तो अच्छा, चल पहले अगर हम यही बातचीत कर लें, इस बार ना बड़ी बातचीत चल रही है बाजार में कि एक जॉइंट टैक्सेशन का कुछ मूव सरकार की ओर से आ सकता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ या फिर फैमिली वाले जो हैं वो एक साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फिर इनकम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। उसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि गुंजाइश है सरकार के पास इतनी जो ऑलरेडी हो चुका है? थोड़ी सी गुंजाइश है, लेकिन ये रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाती है टैक्सेशन से ही, बिजनेस तो कर रहे हैं और ऑलरेडी बड़ा फिस्कल डेफिसिट है संदीप जी, जो कि नाक की नकेल जैसा है कंडीशन अभी। तो इसे अगर आप देखेंगे तो पिछले में हम लोगों ने ये देखा कि बॉन्ड यील्ड, लॉन्ग टर्म के बॉन्ड यील्ड सस्ते वो दे ही नहीं पा रहे। मतलब अच्छा खासा प्रीमियम उनको पड़ रहा है। सो कंसिडरिंग ऑल थिंग्स, चांसेस तो हैं कि अगर जॉइंट इनकम स्लैब में अगर आप आते हैं तो लोग पहले से कहीं कहीं पर इसकी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनकम स्लैब बढ़ जाएगा, और कहीं पर जब सेकंड पार्टनर नहीं कमा रहा है तो वहां पर आपको एक टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। बट इन अर्बन सिटीज ज्यादातर टैक्स जो डायरेक्ट कम टैक्स पे होता है वो ज्यादातर अर्बन एरिया ही आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी अगर हमारा रूरल या फिर अपने ग्रामीण इलाके में है तो वहां पर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज है, तो उसमें तो वहां तक डायरेक्ट टैक्स वहां से ज्यादा नहीं आता। जीएसटी तो खैर हर कोई पे कर रहा है। एक बात मुझे बोलनी है, ये बात कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इंडिया के 5-6% ही पे करते हैं। भैया ध्यान से देखो, हर कोई हर प्रोडक्ट जो भी खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, पॉलिसी एवरीथिंग, हर कोई टैक्स पे कर रहा है। तो उस दुविधा से बाहर आ जाओ। इंडिया में अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो तो हर बंदा टैक्स पे कर रहा है। 140 करोड़ लोग इन एनी वेज टैक्स पे कर रहे हैं। वेल, अगर ये एडवांटेज आता है, कमिंग बैक टू माय मेन टॉपिक, कि अगर ये आता है ये एडवांटेज, तो इससे जो अर्बन एरिया वाले जो इनकम वाले जो लोग हैं उनकी अगर इनकम क्लब होती है तो शायद उसको रिलीफ देने की बजाय, क्योंकि मान लीजिए मैं 6 लाख कमाती हूँ, मेरे पार्टनर मान लीजिए 10 लाख कमाते हैं, तो हमारे अलग अलग अगर आप इनकम टैक्स स्लैब करेंगे तो सस्ती पड़ती है हमें, यानी कम इनकम टैक्स आता है। लेकिन अगर वो क्लब हो जाए, वैसे ये ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल है कि आप चॉइस ऑप्ट करना चाहे तो कर सकेंगे। लेकिन अगर क्लब हो जाए एक साथ तो इनकम जो है बढ़ जाएगी। तो अगर ये ऑप्शनल रहता है इट्स गोइंग टू बी गुड, लेकिन अगर ये मैंडेटरी कर दिया गया तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी। नहीं, ऑप्शनल ही होगा। ज़्यादातर तो यही बातचीत है, सुगबुगाहट तो बाज़ार में यही है कि शायद ऑप्शन ऑप्शनल हो सकता है। उनको फ़ायदा होगा जो जिनमें शायद दोनों में से एक पार्टनर ही अर्निंग है, तो शायद उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो एक ऑप्शन दिया जा रहा है, हो सकता है ऑप्शन दिया जाए ये सरकार की ओर से कि आप जॉइंटली फाइल कीजिए, फिर उसमें हो सकता है कि शायद आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता हुआ दिख सकता है। बाकी इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस बार आपकी क्या उम्मीद है, क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? इंफ्रा को लेकर के तो ऑलरेडी देखिए कुछ खास नहीं होगा, जो प्रायर कमिटमेंट्स है वही रहेगी। इंफ्रा में जो गवर्नमेंट में रिसेंटली बिल पास था, शांति बिल निकल है, लेकिन शांति बिल नाम है, ग्रेट। तो जो शांति बिल है उसके अराउंड में एक्चुअली एनर्जी एंड टैक्स जो आएगा, मुझे लगता है इस बार कैपेक्स है, इट बी मोर अराउंड टू डिफेंस, जिसको लगी रहे, इट विल बी मोर अराउंड एनर्जी में रेजिलियंट डिपेंड बनने की अराउंड हो, एंड माइनिंग में एक सेल्फ रेजिलियंट लाने की कोशिश करने के अराउंड होगा। तो कैपेक्स का अगर मोर पैसा अगर हमको देखना है तो वो आप डिफेंस में सबको मालूम लग रहा है, और एनर्जी एंड माइनिंग, इन दो सेक्टर्स में एडिशनली आ सकता है। तो कोई अगर बजट से पहले अगर कोई प्ले करना चाहता है, रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, या कोई पीएसयू थीम हुई, या कोई और ऐसी थीम हुई, क्या बजट से पहले या बजट तक कोई आपने अपने मेंबर्स के साथ कोई पिक्स शेयर करी है या फिर स्टॉक्स से शेयर किए हैं? ओके, देखिए संदीप जी, टू बी स्पेसिफिक अराउंड द बजट और अप टू द बजट वाली अगर चीजें हैं तो इस बार में सबको स्पेसिफिकली मना किया है कि ये वाली मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ। इस बाय, क्योंकि इस बार के मैक्रो फैक्टर बाकी बाकी बजट के जैसे नहीं है। सीतारमन जी ने जितने बजट इससे पहले दिए उस टाइम पर हमारे ऊपर टिप्स नहीं थे। उस समय पर अराउंड द इकोनॉमीज में टैरिफ ट्रेड का कंसर्न नहीं था, फ्री ट्रेड की पॉलिसीज थी, बट अलग है। अगर आप इस समय कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो आपके डिसीजन खराब या फिर होने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, जब भी गवर्नमेंट की कैपेक्स की बात आती है, इट्स नॉट अराउंड कि आपको 1-2 महीना 1-2 दिन का व्यू तो है नहीं, वो कैपेक्स लंबा चलेगा, और उस लंबे डिसीजन में अगर कुछ भी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट को लेकर के कुछ भी नया सोल टैरिफ या कुछ भी अगर आता है या कुछ भी यानी कंडीशन आती है, तो वहां पर आपको फेलियर होने के चांसेस आ जाएंगे। सो इफ यू वांट टू बाय समथिंग,
बाय विद द फोकस कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो डोंट लुक एट फॉर जस्ट फॉर दी कि बजट क्या आ रहा है। बजट में आएगा जो, उसको आपको उसकी वैल्यूएशन कंफर्ट को देखते हुए करना है, प्राइस एक्शन को देखते हुए करना है, वो सब चीजों के साथ में। सो इन सब डिस्कशंस के साथ में मुझे आज की डेट में आज एक स्टॉक है माइनिंग का ही है ओडिशा माइन, ठीक लगता है, 4,400 के आसपास है। आई कांट सी मोर डिक्लाइन। मुझे इसमें ये आप 42 ओएमडीसी से की बात नीचे कर रही का हैं? ओएमडीसी की बात कर रही हैं ओडिशा क्या? माइन, ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओडिशा, यस। तो ओके। अगर हम, और दूसरा स्टॉक हम लोग एनएमडीसी देख सकते हैं। हम्म। एक मिनट। और दूसरा स्टॉक हम लोग एनएमडीसी देख सकते हैं, माइनिंग को अगर हमको देना है तो पहले ओडिशा माइन की बात करेंगे, जो कि आज डेट में 4,450 के आसपास है। आई एम नॉट सेइंग बाय करना है, लेकिन अगर ये आपको क्लोज टू 4200 या 4300 मिले, 4300 से 4200 जाए, इट्स अ गुड पिक। और अप्रोक्सीमेट जो यहाँ हमको एक अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी 15%, लगभग 40% का अपसाइड बाकी है। तो एक टारगेट वाइज अगर समझे तो 4,700 अगर हमको रेंज प्राइस वाइज देना है, तो 4,700 से लगभग 5,200 भाव ओडिशा माइन में हमको दिख सकता है, विद अ वेरी स्मॉल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 4,050। तो इसमें हम एक बार मौका ढूंढ सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एनएमडीसी जो कि हमको डिप में ही खरीदने का भी होना चाहिए, ना कि अभी के करंट प्राइस पर। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान रहे हैं तो सिप के थ्रू ही करिए, बिकॉज आज आप ये 78 पर देख रहे हैं। मैं फिर भी प्रेफर यही करूंगी कि 76 या 75 पर मिले तो ज्यादा बेटर प्राइस होगा वो एंट्री करने के लिए, जो कि 1-2 दिन में जाना चाहिए। तो 75 76 के प्राइस पर आप एनएमडीसी को देख सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस सिर्फ 71 का मेंटेन करके अपसाइड के टारगेट कम से 82 एंड 95 का देख पाएंगे। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो माइनिंग सेक्टर लोग देख सकते हैं आज की डेट में। तो आप कह रही हैं कि माइनिंग को लेकर इस बार बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है? यस। ठीक है। अच्छा, माइनिंग की जब बात आती है ना, तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात है ना, वो सामने आ जाती है, जिसमें जीएमडीसी जैसे स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस में आए हैं, क्योंकि सरकार ने रेयर अर्थ के ऊपर भी अपनी फोकस काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो जीएमडीसी इन भाव पर आपको कैसा लग रहा है? अगर माइनिंग का ही प्ले अगर आपको लगता है कि बजट में फोकस में रह सकता है? जीएमडीसी थोड़ा सा महंगा है, और आई डोंट मतलब मैं चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और सस्ता भाव मिल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए 630 और लगभग 795 रुपए के, सॉरी 630 और 695 रुपए के टारगेट आपको आते हुए दिख जाएंगे। बट भाव जो है थोड़ा आज महंगा ही लग रहा है संदीप जी। सो इंस्टेड 542 हमें 510-20 का करना चाहिए। जब ये भाव मिले तभी करेंगे। एंड स्टॉप लॉस 470 470 का मेंटेन करके हम लोग यहाँ पे 630 और 650 के टारगेट को वेट कर सकते हैं। इसमें भी जो जरिया है सिर्फ 3 क्वार्टर्स का रहे, विद इन 3 क्वार्टर्स आपको जितने टारगेट देता है लेकर के निकल जाइएगा, क्योंकि उसके उसमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस हो गया एंड ऑल। जी। ओके, ठीक है। तो ये होगी बात। और इस बार ना मैम, बाजार के एंगल से देखें ना, तो बड़ा एंटिसिपेशन है, या फिर मांग भी कह लीजिए, कि या तो आप एसटीटी अबॉलिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, या फिर एलटीसीजी या प्लीज एसटीसीजी के साथ कुछ तो ट्वीक कीजिए, ख़त्म कीजिए या फिर कम कीजिए। खत्म ही कर दो ना, एसटीटी क्यों ले रहे हैं? मतलब बस आपने भी इतना ही अपनी, स्टेटमेंट है इस पर, हाँ, खत्म ही आपने कर भी दो। अपनी, मैं भी भावना ही समझने की कोशिश कर रहा था, आपने भी अपनी मांग ही सामने रख दी एक तरह से इन्हें। वैसे लॉजिकल भी है, जब आप एसटीसीजी ले ही रहे यस, हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस लग ही रहा है, तो फिर एसटीटी लगाने का क्या पर्पस बनता है? तो उस हिसाब से एफआईआईज भी आप देखेंगे पिछले 5 साल से एग्जैक्टली। लगातार इंडियन मार्केट से बिकवाली ही कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया है। क्लैरिटी चाहिए होती है, हर किसी को रिटर्न्स चाहिए होते हैं। तो अगर एफआईआईज आपके देश में आके करेंसी का रिस्क लेते भी हैं, प्लस टैक्सेस भी पे करते हैं, ब्रोकरेज भी देते हैं, उसके ऊपर उनको एसटीटी यस, भी पे करना है, तो जाहिर सी बात है फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो शेकअप होता है, और वो एफआईआईज के आंकड़ों में साफ तौर पे दिख भी रहा है। तो पिछले 5 साल का, और ये जो 2025 हमने ख़त्म किया 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिकवाली एफआईआईज की, क्या इसको ध्यान में रखते हुए वो वित्त मंत्री जी जिन्होंने पिछली बार कहा था कि हमें एफआईआईज की ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, तो क्या वो इस बार कुछ कर सकती हैं लॉजिकली स्पीकिंग? टोन तो उतनी माइल्ड नहीं होगी, लेकिन बिकॉज ज्यादा नहीं बोल सकते, बट टोन तो इज गोना बी सेम। बट यस, अ रिलीफ बी देयर।
बिकॉज मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट मतलब P&L आया था, जिसमें भेजा था किसी ने, जिसमें यही कंप्लेंट थी, मैंने 15 लाख रुपए प्रॉफिट किया है। अब इसमें मेरा ये देख स्थिति, मेरे ट्रांजेक्शन कितने लगे हैं, उसमें उनके 12,30,000 ट्रांजेक्शन की कॉस्ट थी, और नेट प्रॉफिट जो उनका नेट रियलाइज था लगभग 2 कुछ वगैरह था। उस 12 लाख, उस 15 लाख के प्रॉफिट, राउंड फिगर बोल रही हूँ मैं, उस 15 लाख प्रॉफिट में आप मान के चलिए संदीप जी, जो उन्होंने भेजा ना, STT लगभग 9,70,000 रुपए का था, लगभग लगभग। तो ही वॉज लाइक कि मैं क्यों करूँ ये ट्रेड, मतलब मैं क्यों कमाऊं, मैं इसके बाद जो मेरा ये बचा हुआ 2,70,000 रुपए है, इसके ऊपर भी मुझे उसको 30% देना है गवर्नमेंट को, तो ये वाला टैक्स मुझसे क्यों लिया गया था। अब ये इतना ना जायज सवाल लगा ना मुझको, मतलब वन शुड टॉक अबाउट दिस। आपका प्लेटफॉर्म या फिर जो भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स पर इस विषय पर बात होनी चाहिए कि आप डुअल टैक्स, कहीं कहीं पर तो आपका ट्रिपल टैक्सेशन लेयर है, तो टैक्सेशन को ऐसा करो जो कि ग्लोबल, अगर आप एक डेवलप कंट्री, यू नो व्हाट, जैसे आप बनना चाहते हैं उसके जैसे आपको एक्ट करना पड़ता है। अगर आप एक डेवलप कंट्री बचा रहे हैं तो आपको उनकी ही जैसे नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो वो सारी चीजें हैं, अभी उसमें आई एम नॉट सो गुड इन पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स वाली बातों को नहीं करेंगे, बट एज एन मार्केट पार्टिसिपेंट ये 11th आवर की नीड है कि अगर आप चाहते हो कि FII इस मार्केट में टिके, जो कि जरूरत है, टिकना ही चाहिए। IPOs के थ्रू कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे आप, हर साल कितने IPOs लाएंगे, जो कंपनीज ऑलरेडी रन रही हैं उनको उनको भी तो जरूरत है ना मार्केट में बिजनेसेस की। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इस पर थोड़ा सा कट होना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए, तब तो बहुत ही बढ़िया, नथिंग दैट, मार्केट में एक वापस से अच्छी पॉसिबिलिटीज बनेगी, बट डिमोलिश तो नहीं करेंगे। अभी अभी तो बढ़ाया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल कितना अच्छा बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पिछले कितना ज्यादा बढ़ा दिया। तो इट इज लाइक कि मारेंगे भी हम ही, और फिर पट्टी भी हम ही करेंगे, तो वो वाली सिनेरियो है, पहले दबाओ फिर उठाओ। वेल, ठीक है, लेकिन अगर ये कट हो जाता है, हट जाता है, तो ये बहुत रिलीफ होगा सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। बट इससे एक असर और पड़ा कि फिर से रिजर्व्स कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट कमाएगी कहाँ से, चलाएगी लेकिन यही कैसे है फिर कि घर। FIs की जो बेरुखी है ना, उसको कम करने के लिए कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती है, सिंबॉलिक होती है, और FIs की पिछले 5 साल की बिकवाली ना अपने आप में बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा एक संकेत वो दे रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं आपके टैक्सेशन सिस्टम से, और जो आप नीतियां अपना रहे हैं उस वजह से हम मजबूर हैं यस, आपके देश में पैसा ना लगाने के लिए, या जो लगा हुआ है उसको भी निकालने के लिए। तो आउटफ्लो चल रहा है पिछले 5 साल से FIs की ओर से, ये साफ और तौर पे दिख रहा है। और STT जी। और इसमें भी अगर आपकी करेंसी, यस, और इसमें भी सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट इसमें भी जब आपकी करेंसी मजबूत नहीं है, तो जो एक नेट रिटर्न होता है ना, वो नेगेटिव है, नदारद है। तो मैं रिस्क क्यों लूं, आपका पैसा है, अगर मैं आपके पैसा मेरी कंट्री वही सिचुएशन में लगाएंगे, तो आपका दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर बेटर सेल, बेटर मार्जिन हैं, तो फिर जाएंगे ना आप, चाहे वो ब्राजील हो, रशिया हो, चाहे हो मैक्सिको हो, जहां पैसा लोग मिलेगा लोग जाएंगे वहां पर। हमें चाहिए, मतलब हम इसे नहीं बोल सकते कि हमको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी नीड देम। बिल्कुल हमें चाहिए FIs। और पिछले साल 2025 में हम 5% के आसपास डेप्रिशिएट हुए हैं। तो हमारे कंट्री में अगर आपके कोई पैसा लगाता है तो टैक्सेशन तो पे करता ही करता है, वापस जब पैसा उसे लेके जाना है तो 5% का वो जो करेंसी इम्पैक्ट है वो भी उसको झेलना है, जो करेंसी डेप्रिसिएशन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए FIs इंडियन मार्केट से फिलहाल काफ़ी दूर हैं। तो बजट को लेकर इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं, देखते हैं कि वित्त मंत्री इस बार बजट को लेकर या फिर ये STT बाजार को लेकर किस तरह के अनाउंसमेंट करती, क्या उनके ऐलानों से FIs की वापसी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, दर्शकों के सवाल भी हमारे पास पहुंच रहे भारी मात्रा में, बजट के डिस्कशन की वजह से थोड़ा विलंब हो गया उनके सवालों को लेने के लिए। शंकर सिंह जी का पहला सवाल है, कह रहे हैं कि प्रणाम संदीप जी, अंबाला जी, रिलायंस इनके पास 1550 के कह रहे हैं कि 400 शेयर हैं, मैम ऊपर के भाव पर ले रखे हैं। JSL भी है 824 रुपये के रेट पर हैं, 450 शेयर हैं। और बेल राइस 184 रुपये के रेट पर 250 शेयर इनके पास हैं। ये कह रहे हैं सर एवरेज किन लेवल पे करें। ओके, इन्होंने रिलायंस का नाम लिया है ना, जी, इनका भाव कितने का बताया इन्होंने, एक बार मैं ऊपर में वापस मुझे बता 1550 सकते हैं रुपये पर ले प्लीज। रखे हैं, 1550। ओके, ठीक है, सो यू आर एन इन्वेस्टर, राइट, हम्म 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 अंडरस्कोर कर रही हूँ मैं इस बात को।
तो अगर आपको एज इन्वेस्टर आपको इसको और एडिशन करना, ये प्राइस बुरा नहीं है। मैक्सिमम यहाँ से स्लाइड मिलती है, मतलब डाउन साइड दिखती है, मैक्सिमम 370 तक मुश्किल से जा सकते हैं, 10-15 प्लस माइनस बस। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी का व्यू बना सकते हैं। इफ यू वांट टू वेट करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ भी होने वाला है कि अगले अगर आप 2-4 दिन वेट लेंगे तो ये 1400 की जगह 1500 की जंप मार्क आने वाला है। नो, दैट्स गोइंग टू हैपन। सो 1-2 दिन वेट कर लीजिए। अगर आप और थोड़ा बेहतर प्राइस पाने की कोशिश करना चाहते हैं, ट्यूसडे का वेट करिए, लगभग 1370-90 के आसपास आ जाए तो फिर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, दिस 1400 इज ऑल्सो नॉट बैड। तो अगर आपका भी एक इन्वेस्टर वाला है, दिस इज अ गुड टू एक्यूमुलेट। ठीक है, ओके। इन्होंने इसके अलावा JSL है इनके पास और बेलराइज भी है। बेलराइज, ओके। संदीप जी, एक स्टॉक है लोटस डेवलपर, मेरे ख्याल से लीला लीला के नाम से हम इसको जनरली जानते हैं, नहीं, राइट? वो लीला जो स्लॉस बैंगलोर वाला है, लीला ओके पैलेसेस। ओके ओके, जस्ट मैं चेक ही कर लेती हूँ इसका पूरा नाम किस नाम से है। श्री लोटस। अच्छा, ये तो फिर रियल एस्टेट वाला हो गया ना। तो श्री लोटस, अगर हाँ जी, तो हम रियल एस्टेट की आज बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, आगे भी मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा। सो अपर सर्किट लेकिन 157 का है इसमें, तो अगर हम लेते भी हैं तो आज तो नहीं होगा। 150 के आसपास में है, तो आज का इसका अपर सर्किट जो है 57 का दिखता है। अगर आप इसमें अभी बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो 157.50 के पास एक टारगेट बुक करते हैं। अदरवाइज अगर आप होल्ड कर ले स्विंग के पॉइंट व्यू से, तो 162 का पहला टारगेट एंड लगभग 175 रुपए दूसरा टारगेट इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा जो स्टॉप लॉस है सिर्फ टेक्निकल स्टॉप लॉस भी मेंटेन किया, जो कि इंट्राडे का है 144। इसको मेंटेन का अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। अब क्यों ऑलरेडी चल गया है, अपर सर्किट 157.50 का ही है, तो टारगेट बहुत छोटा है, तो देख के काम करिए। अगर में आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर आपका मन है तो एक्सपोजर कम कर लेगा। तो आप कह रही हैं कि अगर आज आप खरीदते हैं तो कुछ एक दिन का व्यू आप लेके चलिए, 162 175 तक ये जा सकता है। आज का हालांकि लेवल छोटा है क्योंकि सर्किट आई थिंक 10% का है इसका। 10% का है, ऑलरेडी ये 7.5% चल रहा है। हाँ, तो कोई ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है नहीं आज के लिए, लेकिन बची नहीं। 162 175 तक अगर आप वेट कर सकते हैं तो 144 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के 154 रुपये के आसपास आप इसमें खरीदारी कर लें। यही कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट है। तो आज काफ़ी अच्छा चला हुआ है और हो सकता है मोमेंटम और ऊपर की ओर पकड़ता हुआ दिखे, जो इसे 162 175 तक लेके जा सकता है। अच्छा, सवाल था उनका मैम, एक उनके पास JSL है और बेलराइज है। JSL एंड बेलराइज, ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी। पहले बेलराइज 165 पर आया है वेलराइज अभी, और यहाँ से भी थोड़ा सा और डाउन पॉसिबल है। सो अभी इस टिप को मत खरीदिए, ये सही नहीं लग रहा है। इसमें और मौका 150-55 तक आने के लिए, तो उसी के आसपास आए तो फिर आप फ्रेश बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, विद अ व्यू कि आपको यहाँ से 170 और 185 दो टारगेट मिलने के चांसेस बनेंगे, जिसमें कि प्लस 140 रुपए का मिल करना है। तो बाय बेहतर लेने की कोशिश करिए, मत खरीदिए। ठीक है, JSL 824 का यस, है इनके पास। ओके। देखिए, स्टील सेक्टर चलेगा तो, लेकिन आपने स्टॉप लॉस काटा भी नहीं, मतलब अब ये 750 पर आ गया। जिस पैटर्न पर आपने इसको खरीदा था वो एक गाउट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन वो कब की हिट हो चुकी है एंड यू आर स्टिल होल्डिंग इट। सो नाउ बिकॉज आप इसको होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही मैं मान के चलिए कि आपने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदा। हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं है, परसेंटेज वाइज अप टू % ओनली। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाह रहे हैं व्यू कि आपको 1 साल होल्ड करना है, तो 2-3 ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये कि अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास, और यहाँ अगले कुछ और दिन रहेगा, मतलब 740-45 से आप ये मान के चले कि 710 एंड 800 इज गोइंग टू बी अ ट्रेड, नैरो रेंज इसके लिए रहेगी, इसमें ये अगले कुछ हफ्तों तक आपको दिखता रहे। बट इसके बाद जैसे ये स्टॉक JSL वापस आपको ब्रेकआउट करेगा 825 रुपए का, देन वी कैन एक्ट कि आपको कम से कम 840 रुपए का फर्स्ट, लगभग 950 रुपए का दो टारगेट 6 महीने के दायरे दिख जाए। तो अभी आप जैसा है एज इट इज करिए, फिलहाल एवरेजिंग मत करिए। एवरेजिंग करनी है 720 के आसपास करने का ट्राई कीजिए। स्टॉप लॉस
690 का है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस काटा नहीं था, कटा जो भी है, बट अभी 690 रुपए का स्टॉप लॉस मेंट करके एवरेजिंग 720 पहले नहीं करना। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। 720 से पहले आपको एवरेजिंग नहीं करनी है। नैन्सी जी का सवाल ले रहा हूँ मैम, ये कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग, आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड, मतलब मेरे पास कोई भी कह रही हैं कि कैपिटल नहीं है मैं जिससे पैसा लगा सकूँ बाजार में। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं NMDC स्टील इसमें से पैसा निकाल लूँ जो मेरे पास 44 रुपये के रखे हुए हैं। जैगल प्रीपेड, मैम आप लेवल नोट करती चलिए, ये बता रही हैं कि मेरे पास NMDC स्टील 44 पे रखा हुआ है, जैगल प्रीपेड मेरा 395 रुपये का ख़रीदा हुआ है। तो हालांकि कह रही हैं कि जैगल काफ़ी एग्रीमेंट्स कर रहा है, मेरे को इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होप्स हैं, तो मुझे कैपिटल की ज़रूरत है। इन दोनों में से कोई ऐसा स्टॉक जिसको मैं बेच के पैसा निकाल सकूं? ओके, तो मेरी नजर में आपको जैगल से होप तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रही, तो आप जैगल का पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा रखे रखें? उसको रखिए रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपके 44 के होंगे तो आराम से आप यहाँ पर टाइम दीजिए, आस्किंग यू फॉर टाइम। अगर आप इसको टाइम जो है डिमांड कर देंगे तो लगभग 48 रुपए से 55 रुपए भाव है जो इसमें आ जाना चाहिए। वो एक दायरा भी डिफाइन अगर हम करें तो 4 महीने अंदर आना चाहिए, क्योंकि जो एक मूवमेंट स्टील इसके रिलेटेड इंडस्ट्रीज में बनेगा, नॉन फेरस मेटल बनेगा, उसमें ये चलना चाहिए स्टॉक। ठीक है, ओके। जी। रोहित तिवारी जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे पास वॉल्टन नगर इंडस्ट्रीज रखा हुआ है 205 रुपये पर, आई थिंक आपके कहने पे लिया इसने इन्होंने। और एवेन्यू AI करके एक स्टॉक है, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, 19 रुपये 75 पैसे का ये प्राइस बता रहे हैं। कब तक होल्ड करूं कि प्राइस वापस आ जाए, ये पूछ रहे हैं। एवेन्यू AI तो नहीं पता, बट एवेन्यू सुपर तो जरूर है, डीमार्ट है वो फिर। नहीं वो तो है ही है, वो तो 3000 से ज़्यादा का शेयर है। मैं देखता हूँ, आप तब तक का इनका एवेन्यूज जो AI। वॉल्चर नगर वाला जो है ना, ये इनका 205 पे लिया हुआ है, उसको एड्रेस कर दीजिए। ऑलराइट। और वैसे एवेन्यूज AI मैंने ट्रैक नहीं किया है, मैं उस पे कमेंट, मैं उसको ट्रैक नहीं रही हूँ, तो ये नया है वो मेरे इन्फीबीम लिए। इन्फीबीम एवेन्यूज़ है आई वेल, थिंक ये। इसका नाम ऐसा क्यों आ रहा है फिर? हाँ, इन्फीबीम एवेन्यूज़ खैर, हैं, क्योंकि इन्होंने पहले जिस हम भाव लोग पे वॉल्टर लिया ना नगर के। वो इसी से मैच कर रहा है। 15 रुपये 28 पैसे का हम्म। अभी भाव है, और ये कह रहे हैं कि इन्होंने ले रखा है 19 रुपये 75 पैसे पर, तो कुछ सिंबल होगा आई थिंक जो इन्होंने मेंशन किया है। तो पहले वॉल्चन नगर या फिर पहले इन्फीबीम एवेन्यूज़, कौन सा डिस्कस करेंगी? वॉल्चर नगर देखते हैं जो कि 126 पर है। इफ यू आर इन्वेस्टेड, स्टे इन्वेस्टेड, इसमें करने की जरूरत मुझे नहीं लगती। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से मैंने उस समय भी वह होगा, अगर नहीं हमेशा आते हैं वैसे स्टॉप लॉस के बिना, रिकमेंडेशन आती है, बट स्टिल जो अब स्टॉप है, अगर आप एडिशन करने प्लान करें, नो नीड टू, इसमें एडिशन की जरूरत नहीं है। शांति बिल की बात की हमने, तो उसकी वजह से ये स्टॉक बस समय काउंट करें, दे अपने पेस पर चल जाएंगे। तो फिलहाल 130 शुड बी द स्टॉप लॉस, अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस, एंड टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे लगभग 185 से लेकर के 240 रुपए के मिनी टारगेट्स हैं। एंड जो टाइम होराइजन रखना चाहिए लेस देन 9 मंथ का हो, मतलब 1 महीने में हो सकता है कि आपको 180 दिख जाए, लेकिन दूसरा टारगेट आते आपको 9 महीने लग जाए, तो आप उस हिसाब से स्कैन कर लीजिए। ठीक है, ओके। और इन्फीबीम? इन्फीबीम अभी 15 रुपए पर है, 15 रुपए 24 पैसे पर खरीद तो लिया है। फिर आपने इसमें, मेरी रिकमेंडेशन थी तो मैंने इसमें स्टॉप लॉस नहीं दिया क्या? डेफिनेटली दिया होगा। मुझे जो भी है, बट अभी के लिए देखिए, ईवीएम का मुझे याद तो है 14 रुपए 70 पैसे की बात थी, जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है। सो अगर आप हैं तो फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकते हैं, 15-23 पैसे के आसपास ही है, तो इसमें ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर ये आपको ब्रेक 16 रुपए 40 पैसे का अगले 2 हफ्तों अंदर दे दे तो होल्ड करिए, अगर नहीं तो फिर आप इस एग्जिट प्लान कर सकते। अच्छा, ठीक है, ओके। जतिन दवे जी कह रहे हैं कि मेरे पास इन्फोबिन है, 900 क्वांटिटी है, 250 रुपये के रेट पर, मुझे सजेस्ट कीजिए अगर 2 महीने का व्यू है तो क्या मैं एवरेज करूं, और स्टॉप लॉस टारगेट क्या होने चाहिए? 2 महीने का व्यू है, इनकी बाइंग कितने की बताई इन्होंने? आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। 900, अच्छा 900 रुपये हाँ के जी। रेट पर है और 250 क्वांटिटी है, 900 का प्राइस है इनका। ओके, तो फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस तो मेंटेन कर ही लीजिए, क्योंकि स्टॉक अपने 50 एवरेज के ऊपर है, थोड़ा सा और यहाँ से सिंपल है कि 800 के आस भी आ जाएगा। सो हियर टू बी ऑन साइड,
आपकी बाइंग महंगी है, पहली बात, पहला कमेंट तो यही होना चाहिए कि बाइंग महंगी है तो उसके हिसाब का स्टॉप लॉस भी डीप है। इसीलिए जब कॉन्ट्रेट्स होते हैं ना, वहां जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत फेवरेबल बनता है। वेल, मोमेंटम ट्रेड है, कॉन्ट्रा ट्रेड अलग, इसको डील हैंडल करने का तरीका भी अलग है। अगर आप मोमेंटम ट्रेड प्लान कर रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने ही चाहिए, ठीक है, आप उसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते, तो जो आपने यहाँ पर किया है। वेल, टू बी स्पेसिफिक नाउ 740 रुपए का स्टॉप लॉस लेन करिए। एंड इसके साथ अगर ये आपको अगले 3-4 हफ्तों में अगर 945 रुपए का ब्रेकआउट दे तो बहुत बढ़िया करके बैठ जाइए, जिसमें कि आप इसमें ट्रेलिंग लगा के रख लीजिएगा 830 रुपए की, यानी आप ऊपर ला लीजिएगा उसको, एंड देन वेट फॉर 1000 एटलीस्ट। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, फिर मैं प्राइमरी मार्केट का वाला जो सेगमेंट है उसकी ओर बढ़ता हूँ। ये सवाल हमें भेजा है हमारे एक प्राइम मेंबर ही हैं, राम किशोर सिंह जी कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट 1 मंथ एंड 6 मंथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर SBFC फाइनेंस करके एक शेयर है मैम, NBFC है, इसको लेकर पूछ रहे हैं। 3 मंथ्स का टारगेट, 1 मंथ और 6 मतलब मंथ। फ्रेश बाइंग 1 मंथ और 6 मंथ, ठीक है, और फ्रेश बाइंग का इनका व्यू है तो ठीक है, बहुत सिंपल से, मतलब ये अभी अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के आसपास है। इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक। तो अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आप एंट्री का प्लान कर रहे हैं, मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 97 एंड एक्सपेक्ट अ टारगेट फॉर 1, अगर आप एक टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, सो 110 110 पहला टारगेट होना चाहिए, और 6 मंथ का दायरा लेके चल रहे हैं तो 125 रुपए से 6 महीने के हिसाब से टारगेट होना चाहिए। इट्स अ सिंपल ट्रेड, यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सो मेक और ब्रेक रेंज है। अच्छा, ठीक है। एक बस टाइटन पे व्यू दे दीजिए। निष्ठा जी का सवाल है, हमारी प्राइम मेंबर है, 6 महीने से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि टाइटन पे मुझे आपकी राय दीजिए कि क्या मुझे अब करना क्या चाहिए, क्योंकि मैंने इस पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था और स्टॉक अब गिरना शुरू हो गया है। मैं कह रही हैं कि मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर मैं और ख़रीद लूँ। पहले जो इनका बाइंग प्राइस है वो 3700 रुपये का है। आज आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और दोबारा आपको इसको खरीदना है तो आपको खरीदने के लिए अभी भी आप अच्छे प्रॉफिट में 10-12% को प्रॉफिट है, पहले उसको लिए आप जब करिए, खुश होइए। एंड अगर आप बुक कर रहे हैं तो आप लॉस नहीं कर रहे हैं। दोबारा अगर आपको इसमें पैसा डालना है तो आप 3800 के आसपास दोबारा, 3850 के दोबारा पैसा, वही पैसा जो बेस अमाउंट, प्रॉफिट नहीं, जो बेस आप इसमें वापस इंड्यूस कर सकते हैं। एज ऑन टुडे इट शुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग डे। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।